Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 41 जीएस पार्ट में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टेट जीके में देखेंगे किस तरह के अच्छे क्वेश्चन आज आए हुए थे। आज का जो पेपर था इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चन हैं वो जीएस के थे, और उन सभी जीएस के क्वेश्चन में जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो लाए गए हैं आपके लिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर कर पाएँ। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक देख पाएँ और इसको सब्सक्राइब कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही फेमस और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा, क्योंकि काशी नगरी से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है और भारत की अगर कहें तो सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे जानते हैं हम लोग इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है द फेमस हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द बनारस इज ऑल्सो नोन एज अ काशी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के तट पर है? यमुना है, गंगा है, सरस्वती है या गोमती है? क्या है बिल्कुल इसका करेक्ट और सही आंसर? तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा काशी की, बात करते हैं इसकी काशी की, तो काशी जो है ये इसे वाराणसी भी कहते हैं, और काशी या वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। किसके? गंगा नदी के किनारे है। एक पावन नदी है, इस पृथ्वी और देवलोक की सबसे महान विशालतम नदी, 2525 किलोमीटर की वृहद लंबाई वाली नदी गंगा नदी। 2009 में गंगा को राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित कर दिया गया और डॉल्फिन उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे में जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, वो क्या है? गंगा है। गंगा जो है बिल्कुल क्या है? करेक्ट और बिल्कुल सटीक आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर जो है आपका क्या है? गंगा है। तो काशी गंगा है। अच्छा, अगर यमुना की बात करें तो यमुना बेटा आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में मिलेगा, प्रयागराज में भी मिलेगा। सरस्वती आज नहीं है, ये प्राचीन समय में हरियाणा प्रांत में सिंधु घाटी नदी की सहायक नदियों के हिस्से से बहती थी। गोमती की बात करें, गोमती पीलीभीत से निकलती है। ये पीलीभीत से होते हुए शाहजहांपुर और सीतापुर के बाईपास होते हुए, हरदोई और सीतापुर बाईपास होते हुए लखनऊ, लखनऊ के बाद सुल्तानपुर, जौनपुर, फिर गाजीपुर के मार्कंडे महादेव मंदिर के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये है गोमती नदी। गोमती लखनऊ की लाइफलाइन रिवर है और गोमती नदी एक बहुत बड़ी नदी है। अगला है, फिरोज शाह तुगलक का जन्म किस शहर में हुआ था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर में जन्म लिया है? जिस शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, उसी शहर में फिरोज शाह तुगलक का जन्म भी हुआ था। अगर हम कहें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खान या जौना खान की याद में जौनपुर शहर को बसाया था, और फिरोज शाह तुगलक का जन्म भी जौनपुर में हुआ था। आइए जौनपुर की कुछ खासियत के बारे में, कुछ अच्छी बातों के बारे में हम जानते हैं, जिससे हमारा थोड़ा ज्ञान वर्धन हो और आप भी इसको समझें। क्या है? अगर हम बात करते हैं जौनपुर की, तो जौनपुर को सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये कई बार आपको एग्जाम में बच्चा आता होगा, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। एक पॉइंट, जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद। अच्छा, जौनपुर में लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। लिंग अनुपात ऐसा माना जाता है कि 1028 प्रति 1000 पुरुषों पे 1028 महिलाओं की संख्या है। लगभग लगभग है ये, कुछ संख्या कम ज़्यादा हो सकती है बेटा। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। जौनपुर में शाही किला है। जौनपुर में शाही पुल है। और एक प्रसिद्ध बात अगर मैं कहूँ तो शीतला माता चौकिया धाम भी जौनपुर में है। चौकिया धाम, कभी भी आप विंध्याचल दर्शन के लिए जाएं और अगर चौकिया दर्शन ना करें तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। तो इस धाम में अगर आप जाते हैं तो जौनपुर को समझ पाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक माने बात करते हैं जौनपुर।
अगर आपको पूछा जाए तो तुगलक एक हमारे हिस्ट्री में मध्यकाल इतिहास की बात करें, मध्यकाल इतिहास में दिल्ली सल्तनत के हिस्से में तीसरा जो वंश है माने गुलाम खिलजी के बाद में तुगलक वंश है। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, उनके उत्तराधिकारी माने उनके भतीजे मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के छोटे भाई फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का समय 1451 से लेकर 1489 तक का समय है। तो अगर मैं कहूँ इनके बारे में तो 1451 से लेकर 1489 तक का समय है और जौनपुर शहर को उन्होंने बसाया था। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर हैं, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। देखिए क्या आंसर आपको मिला, जौनपुर। जौनपुर ही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है विच मुगल एम्परर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल आगरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। ठीक है, तो बेटा इसका जो बिल्कुल तो मैं समझता हूँ बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है और लगभग सारे हमारे मित्र इसको जो है अच्छे से बता पाए होंगे या इसको कर पाए होंगे। तो आइए देखते हैं बेटा इसको समझें। आपने नाम सुना होगा कभी शाहजहां का, शाहजहां। अब शाहजहां का जो समय काल है बच्चे, समय काल है वो क्या है? शाहजहां का समय काल है 1627 से लेकर और 1658। शाहजहां किसके बेटे थे? सलीम के बेटे थे। सलीम का क्या नाम था? जहांगीर। तो जहांगीर के बेटे शाहजहां थे। अब देखिए शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक, अच्छा, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद इंशा अल्लाह खान और अहमद लाहौरी थे। तो आपको ये दो नाम भी याद रखना होगा और मुझे उम्मीद है आप इसको याद कर पाएंगे। एक तो उस्ताद इंशा अल्लाह खान और दूसरा जो है इंशा अल्लाह खान और एक अहमद लाहौरी, ये नाम याद रखना है। और मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था ताजमहल, और किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बेटा वो क्या था? सी ऑप्शन था। जो भी हमारे प्यारे बच्चे सी किए होंगे, सी ऑप्शन के साथ में गए हैं, उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दो राय बेटा नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए आप सही आंसर क्या हो गया बेटा? सी, सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? Which cricket stadium of Uttar Pradesh has been approved by the ICC and BCCI Cricket World Cup 2023? क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के क्रिकेट स्टेडियम आईसीसी और बीसीसीआई ने किसे मंजूरी दी है? तो अभी हम बात करते हैं। तो इस समय जो है मंजूरी की बात करें बेटा, तो इसका जो सही आंसर है वो है एकाना स्टेडियम की बात करते हैं। एकाना स्टेडियम माने लखनऊ की बात कर रहे हैं हम लोग, लखनऊ। और आपको बता दें अभी संडे मीन्स 29 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच भी होना है एकाना में। कहाँ होना है? मैच होना है एकाना। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस बैंक ऑफ गोमती नदी, ओके, एकाना स्टेडियम, आईसीसी क्रिकेट। और उम्मीद है कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो ये कानपुर में है। ए और बी दोनों नहीं, हाँ ए दोनों सही है। तो इसमें ए आपका ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। एकाना स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो एकाना स्टेडियम ही है जिसको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड द बीसीसीआई भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इजाज़त दी है या परमिट दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का बात कही है। तो देखो यहाँ पे फसल की बीमा करने के लिए भी यूपी सरकार ने कुछ फसलों को कहा है जिसमें क्या करेगी, वो बीमा देगी। बीमा क्या होता है, जोखिमों, वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है। आप भी जानते हैं कि अगर हम बीमा की बात करते हैं तो क्या होता है, वित्तीय जोखिमों के अधीन, जोखिमों के अधीन होता है। और इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता ये है कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी फसलों की, तो यहाँ लगभग 18 फसलें हैं। 18 फसलों को क्या किया है यूपी सरकार ने, इसमें इजाज़त या परमिट ग्रांट की है। तो 18 फसल हैं, 18 क्रॉप्स को क्या किया है, 18 क्रॉप्स को फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY स्कीम में जोड़ा है। बेटा शॉर्ट में अगर हम कहें इसको PMFBY स्कीम, ठीक है, FBY स्कीम में 18 फसल हैं या 18 क्रॉप हैं। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर कुशीनगर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जुड़ा है। देखो भाई किससे जुड़ा है, The ancient city of the Kushinagar of the Uttar Pradesh significant the Buddhism because it associate with, क्या है भाई, किससे एसोसिएट है या किससे ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है बर्थ ऑफ बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल की तराइयों में हुआ है, तो ये आंसर आपका गलत है, ये नहीं होना है, ठीक। एलाइनमेंट बोधि एट द बुद्धा, नहीं, अलाइनमेंट तो उनको बोध गया में हुआ और गया कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, तो ये आंसर क्या है, गलत है। फर्स्ट सरमन धम्म चक्र प्रवर्तन वॉज अ बुद्धा, सबसे पहला ज्ञान उन्होंने कहाँ दिया था, सबसे पहला ज्ञान दिया था उन्होंने सारनाथ वाराणसी में, सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया था श्रावस्ती में, तो ये भी गलत है। हाँ ये बिल्कुल सही है, उनकी मृत्यु यहाँ पे हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ हुई है, मोक्ष हुआ है, या ये कह दें उनकी यहाँ मृत्यु हुई है, उसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो है वो बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बेटा वो बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चों जो डी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों डी क्या है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है आपसे, हाउ मेनी टीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज बीन सेलेक्टेड इन द नेशनल टीचर अवार्ड। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। बेटा इसमें 3 टीचर को चुना गया था, फारूकी साहब को, प्रकाश साहब को और आजिद साहब को। तो इसमें 3 जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मित्रों जो इसमें 3 है, थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजकीय शिक्षा के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के पुरस्कार के लिए जो है उन्हें चुना गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रिसेंटली द हाउ मेनी अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स वर अप्रूव्ड बाय द उत्तर प्रदेश कैबिनेट कॉस्ट ऑफ द 1250 करोड़ रुपीज़। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 1250 करोड़ रुपए की लागत से कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। तो भैया लगभग इसमें 18। देखिए हुआ क्या था, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की लागत से अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। तो इनकी संख्या लगभग 18 है बेटा। कितने हैं, 18 हैं, तो 18 सही हैं। अब इसमें क्या है कि 18 अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे जिसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, कुशल और कौशल बनाया जाएगा, जैसा कि हमारा भारत जो है वो स्किल हो सके और हमारी जो युवा पीढ़ी है जो हमारे देश का निर्माण करेंगे वो बिल्कुल जो है उसमें आगे बढ़ सकें और वो अपनी रोचकता को दिखा सकेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है, यूपी इज द फर्स्ट ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया है। तो मित्रों आइए समझें, यहाँ पे यहाँ एक ई ऑफिस की बात की गई है। जो ई ऑफिस सिस्टम मतलब ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस मोड है, इलेक्ट्रॉनिक
ऑफिस मोड है, ऑफिस मोड है, ठीक है। और ये कन्नौज में खोला गया है बेटा, ये कहाँ खोला गया है? कन्नौज में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कन्नौज है। कन्नौज में ये ऑफिस जो है वो खोला गया था, ठीक है। यस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है बच्चे? कन्नौज। कन्नौज वही क्षेत्र है जहाँ पे गंगा नदी राम गंगा नदी से मिलती है, और इत्र नगरी है, इत्र नगरी के लिए फेमस है, जहाँ पे ई ऑफिस सिस्टम जो है अभी जल्द ही में हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ई ऑफिस के लिए कन्नौज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2023 लाया गया है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वृक्षारोपण, क्या कह रहा है? वृक्षारोपण जन अभियान, वृक्षारोपण जन अभियान 2023 ये लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या है? यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट इज इज अ करेक्ट आंसर। माफी, ये हाँ डी में है, तो डी बिल्कुल जो है लास्ट बस सही है, डी बिल्कुल सही आंसर है। जो वृक्षारोपण अभियान है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लाया गया है, और ये जो है डी ऑप्शन के साथ में बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज बीन अनाउंस द सेटअप ऑफ द कंट्री अ लार्जेस्ट IT हब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, या ग्रेटर नोएडा में बात की है? तो भाई सबसे बड़ी यूपी सरकार जो है सबसे बड़ा IT हब जो बनाने जा रहा है वो कहाँ बनाएगा? वो बनाएगा लखनऊ में। आपने HL सिटी का नाम सुना होगा। लखनऊ की बात करें हम, ये IT हब सिस्टम जो है अगर हम बात करें लखनऊ से जो सुल्तानपुर का रोड है और यहीं पे अभी सरकार HL IT सिटी बना रही है, IT सिटी इसको जो है बना रही है। तो ये अभी जो है काफ़ी पॉपुलर है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो लखनऊ है, ये नहीं है, ठीक है। ये तीनों आंसर नहीं है। वैसे अगर सिंपल हम कहें IT सिटी तो बेंगलुरु कहा जाता है, सिलिकॉन वैली सिटी बेंगलुरु कहा जाता है, तो इसलिए पॉपुलर है। लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है, मैंने IT सिटी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है रिसेंटली विच ऑफ द सिटीज उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट डिसेबल स्टेडियम हैज बीन अनाउंस्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द डिसेबल्ड? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जहां उत्तर प्रदेश द्वारा विकलांगों के लिए पहला विकलांग स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई? देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे देश में विकलांगों पे भी ध्यान दिया जाता है और विकलांग स्टेडियम भी बनाने की बात की गई है, और ये यूपी सरकार ने ये बात की है। तो वो कौन सा शहर है? वो भी लखनऊ है। वो भी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ में ही विकलांगों के स्टेडियम की भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच डैम इज द लार्जेस्ट इन उत्तर प्रदेश एंड प्लेस अ वाइटल रोल ऑफ द कंट्रोलिंग द गंगा रिवर द फ्लोइंग ड्यूरिंग ऑफ द मानसून सीजन? कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है और मानसून के मौसम के दौरान गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आइए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कुछ इस तरह से आप देखते हैं ऐसे करके। उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है, ये ऐसे इस तरह से कुछ है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे है रिहंद बांध, जो क्या करेगा? सोनभद्र
ऐसे। और ये क्या करता है, रिहंद बांध गंगा प्रवाह को नियंत्रित करेगा, गंगा प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये ऐसे। तो रिहंद जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस एक्सप्लेनेशन को भी देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रिहंद जो है। अच्छा, टिहरी की बात करें, टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। भीमताल, तल्लीताल, ये सब भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, वहाँ पे ताल हैं और वहीं पर है। यस, द करेक्ट आंसर इज रिहंद बांध। रिहंद इज द करेक्ट आंसर। रिहंद जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध वाराणसी में स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कौन सा बांध है जो बनारस में स्थित है? वाराणसी में स्थित कौन सा बांध है? यहाँ पे 4 बांध की बात की गई है। रिहंद, टिहरी, भीमताल, रामगंगा। देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल बताया हूँ, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं हुआ प्यारे बच्चों। देखो क्या इसका है। रिहंद बांध सोनभद्र में है। सोनभद्र का मतलब है यूपी में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। भीमताल भी उत्तराखंड में ही है। रामगंगा ये वाराणसी में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आंसर नंबर डी है वो बिल्कुल यस करेक्ट है। डी जो है बेटा वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, माने ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जा रहे हैं, उन सभी का अगर हम कहें तो जैसे बनारस तो काशी नगरी है, ये आप सब जानते ही हैं। बनारस विश्व प्रसिद्ध नगरी है, संस्कृत सांस्कृतिक नगरी बोली जाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी नगरी है, 4000 साल पुरानी है वो। इसके अलावा अगर हम कहें तो बनारस में जैसे लहुरा बीर, लंका, गोदौलिया, दुर्गा कुंड, ठीक है, ये सब बड़े फेमस क्षेत्र हैं। जिसमें अगर हम कहें बनारस की साड़ी है, बनारस का पान है, बनारस का चाट है, और मिठाइयों में अगर कहें तो फेमस मिठाई लौंग लता है। तो लौंग लता जो है ये बनारस का काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये भी वहाँ पे बहुत अच्छे समय से, काफ़ी बढ़िया समय से, काफ़ी टाइम से जाना जा रहा है। तो रामनगर बैराज जो है वो कहाँ पे है? बनारस में ही है, और ये गंगा नदी पे ही स्थित है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है बनारस। ठीक है, बनारस आज भी काशी नगरी कही जाती है, और बाबा भोलेनाथ का क्षेत्र है। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ वहीं है, बनारस में ही, तो वहीं पर था ये। अगला प्रश्न है बेटा हमारा। अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? हमीरपुर, इटावा, झांसी, ललितपुर। तो आइए पहले हम इसका आपको आंसर बताते हैं और फिर इसमें डिटेल देखते हैं। बेटा डिटेल क्या है? बेतवा नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो नहीं गुजरती तो हमीरपुर से, ये इटावा से। तो आइए थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित तरीके से समझें, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं और बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो उनका कंफ्यूजन हम थोड़ा यहाँ पे दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा ऐसे उत्तर प्रदेश की बात करें ऐसे, ऐसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, विकास का प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, ऐसे। अब ये जो नदी है, ये जो नदी है, इस नदी को हम कहते हैं बेटा, इस नदी को हम कहते हैं यमुना। क्या कहते हैं? यमुना नदी। अब देखो, मध्य प्रदेश से आकर 1, 2, 3। अब होता क्या है, 1, 2 और यहाँ 3। अब क्या है, अगर हम इसकी बात करें, हम इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, अब है क्या, ये सबसे ऊपर जो नदी है इसका नाम है चंबल। नंबर 2 जो है इसका नाम है बेतवा।
नंबर 3 जो है इसका नाम है केन। अब आप ध्यान से क्या समझेंगे बेटा, अब आप ध्यान से समझेंगे। देखिए अब मैं थोड़ा एक और कलर लेता हूँ, जैसे थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाएगा ये, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा ये। देखिए, चंबल से यमुना नदी मिलती है कहाँ? इटावा में मिलती है बेटा। कहाँ मिलती है ये? अगर ले लें, ये कहाँ मिलेगी? इटावा में। इटावा में मिलेगी, एक पॉइंट। बेतवा चंबल यमुना से मिलती है हमीरपुर में, और केन मिलती है यमुना से बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे तो अब आप यहाँ 3 जिले आप देख रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इटावा से नहीं गुजरती है, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इनसे अपनी सीमा जो है वो बना देती है। हमीरपुर में तो भाई आप देख ही रहे हो, सेंटर ही है बेतवा का। झांसी और ललितपुर के पास भी सीमा है, लेकिन इटावा के पास नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को ये जो डायग्राम है वो बहुत ही विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। श्रावस्ती जिला ही आता है बेटा इससे तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर कम है वो कहाँ है? श्रावस्ती में ही है। देखो बेटा, अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कम की बात करें, कमी की, तो श्रावस्ती है। ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे या साक्षर हैं पुरुष वर्ग में, तो उसमें आप फिर गाजियाबाद को लगाएंगे। ठीक है, गाजियाबाद 2011 के हिसाब से। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ किस जिले में मिलती है, तो सीतापुर आप लगा देंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या क्षेत्र कहाँ मिलेगा? तो इलाहाबाद को आप लगा देंगे। तो ये कुछ तरह से फिक्स क्वेश्चन है जो कई दफ़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये श्रावस्ती आप इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? चंदौली, गोरखपुर, लखनऊ और झांसी। तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है, क्योंकि गोरखपुर में ही इनको फांसी भी दी गई थी बेटा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, शहीद अशफाक उल्लाह खान, शहीद अशफाक उल्लाह खान, ये कहाँ है? ये है गोरखपुर में। कहाँ है ये? गोरखपुर। तो गोरखपुर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चंदौली इसका आंसर नहीं था, लखनऊ नहीं है, लखनऊ में जनेश्वर पार्क है, झांसी में चारागाह भूमि अनुसंधान केंद्र है बेटा वहाँ पर, तो वहाँ ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर गोरखपुर है, गोरखपुर करेक्ट आंसर है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए, बखीरा पक्षी बखीरा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जगह पर है? जैसे कई बार एग्जाम में बेटा आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है आप ये सब सही कर पाए होंगे। एकदम घिसा सा क्वेश्चन, घिसा पिटा सा, हलवा सा है, संत कबीर नगर है बेटा। मैं कुछ जगहों के जरा एक बार आपको रिवीजन करवाता हूँ, तो हो सकता है आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, जैसे अगर कभी आ जाए समसपुर, समसपुर हमेशा आप लगा देंगे रायबरेली। ठीक, कभी आ जाए आपको पटना पक्षी विहार, पक्षी विहार मैं लिख दे रहा हूँ, पक्षी विहार और जिले, तो एटा लगा दें। कभी आ जाए बखीरा, देखो लिखा है बखीरा ना, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। कभी आपको आ जाए नवाबगंज, नवाबगंज, तो लगा देंगे उन्नाव। ठीक, कभी आ जाए चिरैया झील, चिरैया झील लगा देंगे लखनऊ। कभी आपको आ जाए कतरनिया घाट, कतरनिया घाट बहराइच लगा दें।
बहराइच। तो ये इस तरह के लोकेशन आप थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें मित्रों। हो सकता है कोई भी आपसे एक आध पूछ ले कभी, ठीक है, तो पूछ ले तो आप बता पाएँ, है ना मित्रों। अगर आपसे ये पूछा जाए भैया तो आप इसको बता पाएँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बता पाएंगे। अगला है मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखो भाई, दो बात समझो, अगर ये लिखा होता मोती मस्जिद तब तो लग जाता आगरा, लेकिन लिखा है झील, तो झील कहाँ पहुंच गई, कानपुर बिजनाद में। तो कहाँ पर है ये, बिजनाद में है, तो ये पड़ता है मोती झील कानपुर में है। और अगर मोती मस्जिद पूछे तो आगरा में है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका इसका, कानपुर हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे कानपुर के साथ में गए हैं, कानपुर इन्होंने किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। एसटी में जो कानपुर कर रहे हैं बेटा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, मोती झील कहाँ पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। जैसे चिरैया झील कहाँ पड़ता है, लखनऊ पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ये कहाँ पड़ता है, कानपुर में पड़ता है, ठीक, कानपुर सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है, सफदरगंज किस वर्ष अवध के नवाब बने। सफदरगंज जंग किस वर्ष, तो सफदर जंग किस वर्ष अवध के नवाब बने थे, तो ये बेटा 1739 में बने थे यहाँ के सफदरगंज के। सफदरजंग जो है, सफदरजंग जो है ये अवध के नवाब बने थे 1739 में। सही आंसर क्या है आपका, 1739 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1739 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सफदरगंज जो थे वो यहाँ के अवध के नवाब बने थे, ठीक है। वैसे लखनऊ के जो फेमस नवाब रहे, जैसे नवाब आशिफ-उद-दौला साहब, नवाब वाजिद अली साहब, सफदरगंज साहब, ये सब बड़े फेमस नवाब थे यहाँ के, लखनऊ के अवधे नवाब थे, शानी अवध था उनका। किस रंग में प्रकाश का संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावी होता है। इन विच ऑफ द कलर लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव। देखिए, इसके लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा BIBGYOR। अब बिग ब्योर, ये हो गया वॉयलेट और ये हो गया रेड। एक वॉयलेट है, एक रेड है। अब देखो भाई, अब बात करता है लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे ज़्यादा किस में है, लाइट, रेड लाइट में होता है। किस में होता है बेटा, रेड लाइट में। तो यहाँ ज़्यादा होती है तरंग दैर्ध्य इसकी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा से डिनोट करते हैं, यहाँ ज़्यादा होगी, तो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होगी। ब्लू में कम होगी, अल्ट्रावायलेट नहीं, वाइट नहीं, रेड लाइट, बस रेड लाइट सही है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, रेड लाइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे हैं, जो डी कह रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अब एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हिमालय का विस्तार अराकनयमा पर्वत किस देश में स्थित है। आइए देखते हैं बच्चों इसका क्या सही आंसर है। अगर हम देखें, भारत को बनाते हैं इस तरह से कुछ ऐसे, ऐसे, ये आपको कुछ भारत का दृश्य दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ पे इस तरह से बना लें ऐसे करके, तो ये पड़ता है म्यांमार। म्यांमार का मतलब हम कह सकते हैं इसको बर्मा, और ये जो है हमारा पड़ता है भारत। भारत माने इंडिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पर्वत है अरोय, अरोयकान योमा, अराकन योमा पर्वत है ये। अराकन योमा पर्वत है, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भारत और म्यांमार के बीच में पड़ता है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वाला है। तो ऐसे में जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है, आप देख पा रहे होंगे। तो अराइकॉनियोमा इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यही आपको जो है यहाँ पे सही और एकदम सटीक मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हमने जो देखा अभी आपसे, आपको मैंने बताया है वो यही है, अराइकॉनियोमा पर्वत बिटवीन द म्यांमार एंड इंडिया। तो बिटवीन म्यांमार और इंडिया के बीच में अराइकॉनियोमा पर्वत है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। आइए देखें, ये करेक्ट आंसर द म्यांमार, म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार जो है बिल्कुल सही है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, किस वर्ष में कांग्रेस के दो गुटों का विभाजन हो गया था। तो आइए समझते हैं बेटा कब हो गया था विभाजन इसका। आपने पढ़ा होगा बच्चे एक सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। अब सूरत अधिवेशन जब हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के दो दल बन गए थे, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल की अगर हम बात करें तो इसके हेड थे जीके गोखले। ये गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। और अगर गरम दल की बात करें तो गरम दल में हमारे लाल, बाल और पाल थे। तो 1907 में रास बिहारी घोष के नेतृत्व में इसका बंटवारा हुआ था कांग्रेस का। तो 1907 सूरत अधिवेशन इज अ करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सूरत अधिवेशन है 1907। और मुझे उम्मीद है जो भी हमारे प्यारे बच्चे सूरत अधिवेशन के साथ में गए हैं, जिन्होंने सूरत अधिवेशन को कहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, देखिए सूरत क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो दल आपस में क्या हो गए थे, ये बट गए थे। और 1916 के समय ये दोनों दल आपस में एक हो गए थे। 1916 में जब एक हो गए तो कांग्रेस के दो दल आपस में मर्ज हो गए थे, और मर्ज होने के बाद में नरम और गरम दोनों क्या हो गए, आपस में एक हो गए, और एक होकर उन्होंने क्या किया, आपस में संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द आर्टिकल। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार देता है। चूंकि मैंने अभी आपको पहले भी एक बार इसको एक्सप्लेन किया, मैंने एक बार पहले आपको बताया मित्रों कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की, तो 19 हमें देता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें वाक्पटुता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करना है, जन संबोधन करना है, जन रैली निकालना है, जन प्रदर्शन करना है, पूरे देश में कहीं घूमना है, टहलना है, व्यापार करना है, और व्यापार के साथ साथ हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। तो ये जो हमें अधिकार देता है घूमने और टहलने की, वो देता है आर्टिकल नंबर 19। तो मैं समझता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आपको बिल्कुल ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। आर्टिकल नंबर 19 का करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 19 करेक्ट आंसर है। एक बार आप थोड़ा सा देख लें, 2 मिनट, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। आर्टिकल नंबर हम 19 से लेके 22 तक बात करें फंडामेंटल राइट में, तो ये हमको बताता है क्या, ये हमको बताता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब देखिए आर्टिकल नंबर 19 1A B C D E F G, जैसे सभा करना, संबोधन करना, प्रदर्शन करना, घूमना, व्यापार करना, निवास करना, क्षेत्राधिकार आदि, ये सब जो है हमें कौन देता है, आर्टिकल नंबर 19। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो क्या है बेटा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है।
तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 19 के साथ में किए होंगे करेक्ट आंसर या सही बताया होगा, उन सभी का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब ये इस समय का, इस टाइम का लास्ट क्वेश्चन है और हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बताता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द एमडी एंड सीईओ द ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed the MD and CEO, Chief Executive Officer of the Invest India? निरुति राय, नीरा टंडन, पराग अग्रवाल या वसुंधरा गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है निरुति राय। निरुति राय जी की बात करते हैं। निरुति राय जो है, निरुति राय को इन्वेस्ट इंडिया की अभी एमडी एंड सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया एक व्यापारिक सेक्टर की कंपनी है जिसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे इन्वेस्टर्स अपने चीज़ों को इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिटेबल चीज़ों को लेते हैं और प्राप्त करते हैं, और जिनमें हम इन चीज़ों को देख भी पा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का पार्ट है ये। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और इस सेशन को मैं भरपूर तरीके से पूरा आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। स्टेट का जो स्पीड टेस्ट 41 था वो यहीं पर बेटा कंप्लीट हो चुका है। और निरुति राय को भी आपने देखा, ये इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे थी और ये वहाँ पे फेमस रही हैं। तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा, और जो हमारा अगला सेशन होगा वो स्पीड टेस्ट का नंबर 42 होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बेटा वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है आपका आज का सेशन आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो GS 42 का होगा, जिसमें स्टेट के हम और भी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और मेहनत से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.